Hello students, welcome back to my YouTube channel Mohit Kohli Classes. So students, I hope you are fit and fine at home. अच्छे से प्रिकॉशंस ले रहे हो और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे हो. ओके, सो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट. इससे पहले की वीडियो में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सीखा था. आज की क्लास में हम टेलर की टेक्निक सीखेंगे. राइट, सो कैसे प्रिंसिपल्स और टेक्निक में क्या डिफरेंस होता है. प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो गाइडलाइंस होती हैं कि कैसे आपको एक दिशा देती हैं कि कैसे आपने किसी काम को करना है, जबकि जो टेक्निक्स हैं वो आपको सिखाती हैं कि प्रोसेस आप कैसे स्टेप बाय स्टेप उस काम को करेंगे. राइट, तो चलिए डिटेल में इसको समझते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay students, so let's start with our techniques. So let's go through with the acronyms first. तो acronym से हम इसको remember कर सकते हैं easily. अगर आपको ये suitable लगता है तो इसको utilize करो, otherwise you can make your own formula. Okay, so in this we have choose my sweet simple mother and father taught tailors different functions. Right, so M से हमें मिलता है motion study, then S और स्वीट और सिंपल से हमें मिल गया स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. देन फ्रॉम मदर वी कैन हैव मेथड स्टडी एम, एंड देन फॉर फादर वी कैन हैव फटीग स्टडी, एंड देन फ्रॉम टी वी आर गेटिंग टाइम स्टडी, एंड देन नेक्स्ट डी डिफरेंट फंक्शन से हमें मिलता है डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, और लास्ट फंक्शनल फोरमैनशिप. राइट, तो ये है हमारी 7 टेक्निक्स और इसको हम इस एक्रोनियम से रिमेंबर कर सकते हैं. राइट, तो चलो शुरू करते हैं. हमारी फर्स्ट टेक्निक दैट इज मोशन स्टडी. सो अच्छे से फोकस करके हम मीनिंग इसका समझेंगे और उसके बाद पर्पस क्या है और फिर प्रोसेस. राइट, तो इन 3 चीज़ों से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे. तो पहला है मीनिंग. सो मोशन स्टडी रेफर टू मेकिंग थॉरो एनालिसिस of various motions being performed by worker. तो क्या कर रहे हैं हम मोशन स्टडी में? हम थॉरो एनालिसिस कर रहे हैं किसका? वेरियस मोशंस का. जो मोशंस हम काम करते हुए, यानी अगर कोई मशीन ऑपरेट कर रहे हैं हम, तो उस दौरान जो हमारी मूवमेंट्स होंगी उसका हम एनालिसिस करेंगे. जैसे वर्कर वाइल डूइंग अ जॉब, है ना, वाइल परफॉर्मिंग अ टास्क, लाइक इसमें आप क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं? इट इन्वॉल्व मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को आप रख रहे हो, सिटिंग, है ना, और लाइक चेंजिंग पोजीशन. तो इस दौरान जो आपकी मूवमेंट्स होंगी, है ना, ये सब जो मूवमेंट्स होंगी उनकी स्टडी को हम बोलते हैं मोशन स्टडी. तो अब क्या पर्पज़ है इसका, क्यों हम ये स्टडी कर रहे हैं? द पर्पज़ इज़ टू कंप्लीट द जॉब एफिशिएंटली इन लेस टाइम. यानी हमें इफेक्टिव वे में इसको करना है, एफिशिएंटली करना है, इसको कम समय में करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एलिमिनेट करने पड़ेंगे अननेसेसरी मूवमेंट्स को. ठीक है, जो हमारे अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए आपने टूल है, वो टूल आपका राइट साइड पे होना चाहिए जो कि आपका जल्दी से अप्रोच कर सके आपकी मशीन को. अगर आपने उसको लेफ्ट साइड पे रख दिया है तो अननेसेसरी आपका जो मूवमेंट यूटिलाइज होगा. तो ये अननेसेसरी जो मूवमेंट्स हैं इनको हमें रिमूव करना है. ठीक है, और इस तरीके से हम अपनी प्रोडक्टिविटी लेके आ सकते हैं अपने काम में. राइट, तो ये पर्पस रहेगा हमारा. प्रोसेस कैसे करेंगे वो हम देख सकते हैं. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, टेलर एस्टैब्लिश्ड दैट द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज 4 फोल्ड्स बाय फॉलोइंग दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो 4 गुना बढ़ जाएगी. यानी कि जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट जो हम कर रहे हैं उसको हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी. राइट, सो मोशंस हमें क्या देखना है इसमें? मोशंस विच आर प्रोडक्टिव इन नेचर. ये देखने को मिलेगा कि हमारी मोशंस जो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं उनको हमें यूटिलाइज करना है. मोशंस विच आर इंसिडेंटल इन नेचर. कई मोशंस ऐसी होती हैं जो इंसिडेंटली हो जाती हैं, तो उन्हें हमें इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे. देन थर्ड, मोशन विच आर अनप्रोडक्टिव इन नेचर. और ऐसी मोशंस जो अनप्रोडक्टिव है तो उनको हम रिमूव कर सकते हैं. राइट, तो ये मोशन स्टडी से हम सीखते हैं कि कैसे हम
जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उनको हम रिमूव करेंगे और कैसे हम बेटर आउटपुट लेके आ सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा मोशन स्टडी। चलिए अब आता है दूसरा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। सो स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स प्री डिटरमाइंड, यानी कि जो इट मीन्स कंफर्मिंग प्री डिटरमाइंड रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ साइज, डिज़ाइन, वेट, क्वालिटी एक्सेट्रा, राइट। तो यानी कि क्या होता है कि हर चीज़ का अगर हम स्टैंडर्ड होगा, हम स्टैंडर्ड क्यों बनाते हैं, आप मार्केट में जाते हो, आप देखते हो डिफरेंट साइज़ की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, है ना। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस साइज़ को ले लेते हो, चाहे वो 1 किलोग्राम हो, चाहे वो 10 किलोग्राम हो। तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप उस हिसाब से उस चीज़ को ले लेते हो। इसीलिए एक स्टैंडर्ड सेट होते हैं, है ना, चाहे वो आपके डिफरेंट चीज़ों में हो सकते हैं। आप अगर एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, उसमें अगर हमने एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया कि भाई इतने टाइम में आपने इस काम को करना है ना, तो स्टैंडर्ड हमें क्या देता है, हमें एक तरीके से हमें प्री डिटरमाइंड होता है कि हाँ ये साइज़ हम लेके चलेंगे, या ये वेट होगा, या ये क्वालिटी होगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट स्टैंडर्डाइजेशन इज। अब क्या पर्पज़ है, क्यों हम रख रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन? द पर्पज़ इज, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, टू लिमिट अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड टाइप्स साइजेस। यानी कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी हम एक रेंज क्रिएट कर रहे हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, बिकॉज कस्टमर्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, है ना। एक ही साइज़ की सारी चीज़ें बना देंगे तो हो सकता है कि वो ना चले, है ना, क्योंकि हर एक की नीड जो है डिफरेंट होती है, हर एक के टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिफरेंट होते हैं। इसलिए हमें स्टैंडर्ड का ध्यान रखना पड़ता है ना। जैसे आप राइस लेने जाते हो मार्केट के अंदर, तो लो क्वालिटी के राइस भी अवेलेबल हैं और बहुत हाई क्वालिटी के भी राइस हैं, तो हर पैकेजिंग में भी डिफरेंस हो सकता है ना। तो दिस इज हाउ स्टैंडर्डाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद दिया हुआ है टू इंश्योर इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंज कर सकते हो आप इन द सेंस कि जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स हैं, अब जैसे मान लीजिए गाड़ी है, गाड़ी में अगर ऑल्टो आप रन कर रहे हो, ऑल्टो में जो इंजन लगता है सब में 800 का इंजन लगता है। अगर मान लीजिए एक में 1000 सीसी का लगा दिया, दूसरे में 800 का लगा दिया, तो बाद में अगर रिपेयर करने जाएंगे तो आपके पास उस टाइप का इंजन ही अवेलेबल नहीं होगा, है ना। तो एक स्टैंडर्ड और एक क्वालिटी सेट होती है हर चीज़ की, ठीक है, और उससे हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ये बेनिफिट भी हमें मिलता है। थर्ड, टू डिफाइन स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस। एक एक्सीलेंस का भी, एक क्वालिटी का भी रिमार्क होता है स्टैंडर्ड, है ना। एक आपको क्वालिटी रिजेंबल भी करता है, ये इस मतलब हाई क्वालिटी को रिजेंबल करता है स्टैंडर्ड, राइट। तो ये भी बेनिफिट हमें मिलता है। फोर्थ, टू फॉर्मुलेट स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। हम उससे फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं क्या, स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मटेरियल। यानी कि अगर एक आपने सेल्स मैनेजर रखा या कोई वर्कर आपने रखा, तो उसका आउटपुट कितना है पूरे दिन में, अगर वो काम करता है, अगर 8 आवर्स वो काम करता है, तो स्टैंडर्ड आउटपुट उसका इतना आता है कि वो 100 यूनिट्स बनाता है। तो आपके पास एक स्टैंडर्ड सेट पैरामीटर होगा किसी को जज करने का कि हाँ जी ये 100 यूनिट्स बनाता है, एक दिन में आप इतने यूनिट बनाते हो, तो टोटल गोल शीट आप तैयार कर सकते हो उससे, ठीक है। मशीनरी का भी इस तरीके से एक स्टैंडर्ड है कि भाई 100 यूनिट्स आपका आउटपुट देती है एक मशीनरी, तो पूरे महीने में कितने का आउटपुट देगी, है ना। तो आप ये चीज़ें जो हैं इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। और फिर प्रोसेस है कि कैसे उसको हम अडेयर करें, चाहे वो हमारा इनपुट हो, है ना, जैसे मेथड, टूल्स, इक्विपमेंट्स और रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड हम लेके चलते हैं। फिर आउटपुट में हम कैटेगराइजेशन होता है स्पेसिफिक साइजेस की, जैसे अभी मैंने बात की कि डिफरेंट साइजेस होते हैं, क्वालिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। तो ये होता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। फिर दूसरा है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, रीड ऑन योर स्क्रीन। स्पेसिफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग सुपरफ्लॉज और अननेसेसरी वेराइटीज, साइजेस एंड डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि अननेसेसरी जो साइजेस हैं उनको हमें एलिमिनेट करना है। अगर आपके पास 1000 आपके पास प्रोडक्ट हैं और आप सब पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो देयर इज़ वेस्टेज। हमें क्या करना है, हमें 10 प्रोडक्ट रखने हैं और उन पे हमारा बेटर कंट्रोल है, वो बेटर सिचुएशन होगी रादर देन हैविंग सो मैनी ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो कुछ प्रोडक्ट हो और उन पर हमारा कंट्रोल हो, दैट इज़ व्हाट सिंप्लीफिकेशन इज़। तो पर्पस क्या है इसका, क्यों सिंप्लीफिकेशन यूटिलाइज होना चाहिए? इट लीड्स टू इकोनॉमिकल ऑपरेशंस, है ना, एज देयर इज सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर। इससे क्या होगा, आपके जो लेबर कॉस्ट है वो बचेगी, क्योंकि अलग अलग साइज आप यूटिलाइज कर रहे हो, मशीन आप यूटिलाइज करोगे, है ना, डिफरेंट टूल्स आप यूटिलाइज करोगे, तो वो सब जो है अलग अलग साइजेस के रखने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा
रेंज होगी उतना ही ज़्यादा वर्किंग आपका वर्कलोड जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो कॉस्ट ऑफ लेबर भी बढ़ेगी आपकी। तो आपको ये देखना है कि जो आपके बेटर आपके परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको आप लेके आएँ, और जो अननेसेसरी जो वेराइटीज़ हैं उनको हम एलिमिनेट कर दें, राइट। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी क्या होती है, लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग। मेथड स्टडी सीक्स टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, यानी कि एक काम को करने का बेस्ट तरीका, ठीक है। सो पर्पस क्या है, क्यों हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मेथड स्टडी हेल्प अस टू डिटरमाइन वन बेस्ट वे ऑफ कैरिंग आउट एन एक्टिविटी, यानी किसी काम को करने का एक बेस्ट तरीका आपको पता है। इट हेल्प इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इससे आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमाइज होगा, एंड मैक्सिमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, और आपका जो क्वालिटी है आउटपुट का वो बेटर होगा, एंड द लेवल्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, है ना। तो दिस इज हाउ दिस मैथड स्टडी इज इंपॉर्टेंट। प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ मैथड स्टडी इज कैरिड आउट बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन several job related parameters and many techniques like process charts and operation research etc. These are used, है ना। So every activity is a part of method study. तो हमें क्या करना है कि हमें एक मेथड आइडेंटिफाई करना है, तरीका, एक बेस्ट तरीका जिसके हम अपने काम को और ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकें, राइट। तो ये हो गई हमारी मेथड स्टडी। इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे रेफरिंग टू द अबव व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच टू पेंट अ डेस्क। अगर एक पेंट को आपने डेस्क को पेंट करना है तो आपको क्या तरीका बेस्ट हो सकता है उसको पेंट करने का। शुड द टॉप ऑफ द डेस्क टू बी पेंटेड फर्स्ट, क्या उसको जो टॉप है पहले उसको पेंट किया जाए, या हम नीचे से शुरुआत करें, है ना। तो कहने का मतलब है आपको आइडेंटिफाई करना है बेस्ट वे जिसके थ्रू आप बेटर आउटपुट लेके आ सकें, राइट। तो ये हो गया हमारा मेथड स्टडी। देन वी हैव नेक्स्ट वन, fatigue study. Fatigue study, let's understand the meaning. Fatigue study seeks to determine the amount and frequency of rest intervals required in completing a task. यानी कि कितने रेस्ट इंटरवल्स ज़रूरत है। अगर आप लगातार पढ़ते हैं तो आप थक जाते हैं, है ना। तो कॉन्टिन्यूसली अगर आप पढ़ रहे हैं तो यू विल फील टायर्ड, आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। और अगर बीच बीच में अगर आप इंटरवल देते हैं 10 मिनट्स का, अगर आपको ब्रेक मिल जाता है तो आप नेक्स्ट जब काम करना शुरू करेंगे तो बेटर आउटपुट दे पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से फटीग स्टडी में हम यही चीज़ को फॉलो करते हैं। पर्पस क्या है, हम क्यों लेके आए हैं इसको, ये जो टेक्निक है इससे हम क्या सीखते हैं। दिस टेक्निक हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एट द रेस्ट ऑफ इंटरवल, क्योंकि जो रेस्ट इंटरवल्स विल हेल्प अ पर्सन टू regain the stamina and work again with same capacity, और फिर से दोबारा से आप उसी एनर्जी पे काम कर पाएंगे। दिस इज व्हाट द एडवांटेज इज। देन प्रोसेस कैसे यूटिलाइज करेंगे, इट इज एन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट दैट आफ्टर वर्किंग फॉर सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि ये एक फैक्ट है कि अगर आप बहुत कॉन्टिन्यूसली जब आप काम करते हैं तो आप यू विल फील टायर्ड, है ना, एंड वुड लाइक टू टेक अ ब्रेक फॉर मे बी फॉर फूड और हैविंग अ रेस्ट, है ना। तो ये बीच में अगर हम उनको ब्रेक देंगे तो सर्टेनली इट विल हेल्प। और हमें ये भी देखना है कि जो जिस प्रोसेस में हम इसको दे रहे हैं उसके कितनी फ्रीक्वेंसी में दे रहे हैं और कितना ड्यूरेशन है ना। अगर पूरे दिन में अगर 8 आवर्स हैं तो कितने आपको ब्रेक्स देने हैं, क्या 2 ब्रेक देने हैं आपको या 3 देने हैं, और कितनी ड्यूरेशन उनकी होनी चाहिए, राइट। तो ये हो गया हमारा फटीग स्टडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज टाइम स्टडी। सो मीनिंग, टाइम स्टडी इज अ टेक्निक टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय अ वर्कर ऑफ एवरेज स्किल। एक एवरेज स्किल का जो वर्कर है वो कितना टाइम लेता है किसी भी काम को पूरा करने में, है ना। सो पर्पस क्या है, वाई वी आर एनालाइजिंग, है ना, टू अगर एक स्टैंडर्ड टास्क किसी से हमें करवाना है तो हम ये चेक करेंगे भाई वो उस काम को करने में कितना टाइम लेता है ना। तो इस टेक्निक से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसका क्या बेनिफिट है,
टू टाइम स्टडी सर्व्स मैनी पर्पस, है ना, क्या क्या चीज़ें करती है, सी ऑन योर स्क्रीन, टू डिटरमाइन अ फेयर डेज वेज, यानी पूरे दिन में कितना आपने काम किया, कितना टाइम आपने लगाया, तो आपको कितना वेज आपको मिलना चाहिए, ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द टोटल लेबर कॉस्ट, आपकी लेबर कॉस्ट कितनी बनती है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग पता लग सकेगा कि कितना टाइम आपने काम किया है। थर्ड, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, कितने वर्कर्स हमें चाहिए होंगे, अगर हमें टाइम का पता होगा तो हम पता लगा सकेंगे कि हाँ जी कितने लेबर्स की रिक्वायरमेंट हमें होगी। देन फोर्थ, टू फ्रेम सूटेबल इंसेंटिव स्कीम, और अगर हमें आपको कोई इंसेंटिव स्कीम देनी है तो अगर हमें पता है कि इतना टाइम लगता है तो उसके अकॉर्डिंग हम एफिशिएंट और नॉन एफिशिएंट वर्कर में भी डिफरेंशिएट कर पाएंगे, राइट। तो ये पर्पस है टाइम स्टडी का। प्रोसेस कैसे करेंगे, अ वर्कर विद रीजनेबल स्किल एंड एबिलिटी इज सिलेक्टेड एंड एन एक्सपर्ट ऑब्जर्व हिम, और एक एक्सपर्ट जो है उसको ऑब्जर्व करेगा विद ए स्टॉप वॉच टू डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय हिम इन कंप्लीटिंग द वेरियस टास्क, जो भी टास्क उसको दिया गया उसने वो उसको ऑब्जर्व करेगा कि कितना टाइम उसने उस काम को कंप्लीट करने में लिया है, ठीक है। तो इससे हम, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हम कंक्लूड कर पाएंगे कि कितना उसको वेज मिलना चाहिए, कितने उसको इंसेंटिव मिलनी चाहिए, कितना हम भी अपना एनालाइज कर पाएंगे कि कितना कॉस्ट हमारा लगेगा, राइट। तो दीज आर द सम बेनिफिट्स ऑफ टाइम स्टडी, सो वेरी इंपॉर्टेंट टाइम स्टडी। देन नेक्स्ट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, एफिशिएंट और नॉन एफिशिएंट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इज एन इंसेंटिव बोनस प्लान, ये एक इंसेंटिव बोनस प्लान है विच इज सजेस्टेड बाय द टेलर। अंडर दिस प्लान द पीस वेज रेट पेड टू एफिशिएंट वर्कर इज हायर देन द नॉर्मल पीस वेज रेट, यानी आप क्या कर रहे हैं इसमें, जो वर्कर ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा है उसको आप ज़्यादा वेज दे रहे हो एज कंपेयर टू द नॉर्मल वर्कर, राइट। तो क्या पर्पस है, व्हाट इज द पर्पस, पर्पस क्या है, अकॉर्डिंग टू टेलर द वेजेस ऑफ एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, है ना, उनका कितना आउटपुट है उसके बेसिस पे हम उनको वेजेस देंगे, ठीक है। इस अप्रोच से क्या होगा, हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे एफिशिएंट और नॉन एफिशिएंट में। इससे क्या होगा कि जो नॉन एफिशिएंट है, जब वो देखेगा कि हाँ एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा पे किया जा रहा है तो वो भी जो है ज़्यादा वर्क करेगा और एफिशिएंसी की तरफ जाएगा, राइट। तो कैसे किया जाएगा, क्या प्रोसेस होगा, एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें हमें। इन ए मैच बॉक्स फैक्ट्री द स्टैंडर्ड आउटपुट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस पैक्ड during the day by a worker is fixed at 10 units, ठीक है, and those who made standard or more than standard will get 40 per unit and those below will get 30%, यानी कि क्या होगा कि नॉट परसेंट पर यूनिट। सो क्या होगा कि अगर आप फिक्स कर दिया गया है कि अगर आप 10 यूनिट्स बनाते हैं तो आपको नॉर्मल पे किया जाएगा, है ना। अगर आप 10 से ज़्यादा बनाते हैं, दैट यू कैन सी दिस, अ वर्कर इज फिक्स एट 10 यूनिट्स एंड दोज हु मेड स्टैंडर्ड और मोर देन द स्टैंडर्ड विल गेट 40, यानी आपको 40 मिलेंगे अगर आप 10 बनाते हैं, और अगर उससे ज़्यादा बनाते हैं देन अकॉर्डिंगली अगर आप कम बनाते हैं तो आपको 30 के अकॉर्डिंग मिलेगा। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ एन एफिशिएंट वर्कर मेकिंग 11 यूनिट्स, मान लीजिए आपने 11 बॉक्सेस बनाए तो आपको कितना पे किया जाएगा, 40 के अकॉर्डिंग पे किया जाएगा आपको। तो 11 इंटू 40 कितना हो गया, 440, यानी आपकी टोटल वेजेस कितनी हुई, 440। और अगर किसी वर्कर ने 9 यूनिट्स बनाई हैं, है ना, तो उसको किसके अकॉर्डिंग पे किया जाएगा, 30 के अकॉर्डिंग। तो 30 इंटू 9 270, तो डिफरेंस अगर हम देखें तो 170 का डिफरेंस है, और 170 इज सिग्निफिकेंट फॉर अ वर्कर फॉर प्रोड्यूसिंग 2 मोर यूनिट्स, यानी अगर वो 2 और बनाता, जिसने 9 बनाया उसको 270 मिले, अगर 2 और ज़्यादा बनाता तो उसको कितने मिलते हैं, 440 मिलते हैं। तो दिस टेक्निक विल इंस्पायर द नॉन एफिशिएंट वर्कर टू बिकम एफिशिएंट and get more incentive, right? So this is
the differential piece wage system. Next one is functional foremanship. So let's understand the meaning. Under this technique, each worker is closely observed by 8 bosses, each of whom is expert in a specific task. सब जो हैं अपने टास्क में जो हैं एक्सपर्ट हैं. This technique is used on the concept of multiple accountability of workers, which is direct contraction, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है किसका, यूनिटी ऑफ कमांड का. अगर आप ध्यान करें तो यूनिटी ऑफ कमांड में हमने कहा था कि वन बॉस होना चाहिए, अगर मल्टीपल बॉसेज होंगे तो कन्फ्यूजन होगा. लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मल्टीपल बॉसेज होंगे जो आपको अब ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है. सो द टेक्निक ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क. ये डिविजन ऑफ वर्क का एक तरीके से एक्सटेंशन है, जिसमें हमने डिवाइड कर दिया है 8 स्पेशलिस्ट में. अब वो 8 स्पेशलिस्ट क्या होंगे, लेट्स फाइंड आउट. पर्पस क्या है? टेलर बिलीव दैट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर सिंगल पर्सन टू बिकम प्रोफेशनल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ जॉब, है ना, कि हर चीज़ में हर कोई पे एक्सपर्ट नहीं होता है. तो उन्होंने सजेस्ट किया टेक्निक फंक्शनल फोरमैनशिप की, विच विल हेल्प टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर थ्रू बेटर सुपरविजन. इससे बेटर सुपरविजन होगा और बेटर तरीके से आउटपुट आएगा. राइट. तो कैसे किया जाएगा, लेट्स अंडरस्टैंड. इसको बहुत ध्यान से हमें अंडरस्टैंड करना है. कई बार क्वेश्चंस जो हैं फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं इस टेक्निक से. सो प्रोसेस को हम डिवाइड करेंगे. एविडेंट यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम ऑल्सो, आप डायग्राम देख सकते हो. द वर्क इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक डिपार्टमेंट्स, है ना. हमने क्या किया, वर्क को 2 बेसिक डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया. पहला प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ठीक है. सो प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, देयर विल बी 4 स्पेशलिस्ट इन प्लानिंग डिपार्टमेंट. कौन कौन होंगे वो? फर्स्ट, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या काम होगा? ही इज सपोज टू फ्रेम एंड इशू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर्स. ये वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देगा रिगार्डिंग द मेथड ऑफ डूइंग ए जॉब, ये कैसे किसी भी काम को करना है. राइट. दूसरा है आपका रूट क्लर्क. ही डिसाइड हाउ वर्क विल प्रोग्रेस रिगार्डिंग टोटल प्रोडक्शन so that production is on time. Right. He is responsible for scheduling the various operations, activities. ये schedule करेगा, जितने भी आपकी activities हैं उनको ये schedule करेगा to be undertaken for doing a job. ठीक है. So this is root clerk. Then third is time and cost clerk. He is concerned with making the time schedule. ये time schedule बनाएगा for each labor and also maintain the record of the cost involved in each operation. और कितना cost उसमें लग रहा है उसका analysis भी ये करेगा. Right. तो time और cost का हिसाब रखेंगे ये third specialist. And then fourth is disciplinarian. He is responsible for maintaining proper discipline. Proper discipline जो है बनाकर रखेंगे, that all the rules and regulation are strictly followed. Right. सो ये करेगा डिसिप्लिनेरियन. तो ये आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा जिसमें ये 4 स्पेशलिस्ट होंगे. उसके बाद आता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फर्स्ट स्पेशलिस्ट होगा स्पीड बॉस. ही विल मॉनिटर द एक्चुअल वर्क टू एंश्योर दैट द वर्क इज मूविंग एज पर द टाइम स्केड्यूल. ही विल सी द स्पीड ऑफ द वर्क, कि जो टाइम स्केड्यूल हमने बनाया उस पर हमारा टाइम हो रहा हो, मतलब हमारा काम जो है उस पर स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा हो. ठीक है. एंड देन सेकेंड, गैंग बॉस. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी रॉ मटेरियल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर द वर्कर्स. यानी वर्कर्स के पास टूल्स जो हैं और रॉ मटेरियल्स जो है वो टाइमली पहुंच जाए ताकि कोई भी डिले ना हो वर्क में. तो ये काम होगा किसका? गैंग बॉस का. देन थर्ड, रिपेयर बॉस. ही अंडरटेक रेगुलर चेकिंग ऑफ मशीन्स, टूल्स, equipment so that they are in order, है ना. And if some repair is required, it should be done. ठीक है. तो ये काम होगा किसका? रिपेयर बॉस का. Then fourth, inspector. He is supposed to ensure the actual work performance is in accordance with the planned performance. जो हमने प्लान बनाया क्या उसी के हिसाब से चीज़ें बन रही हैं. He is also see the whether the quality of output is good or not, कि क्वालिटी कैसी है आउटपुट की, क्योंकि क्वालिटी नहीं होगी तो हम
बेटर परफॉर्मेंस नहीं लेके आ पाएंगे। ठीक है, तो ये हैं हमारे 8 स्पेशलिस्ट और ये परफॉर्म करेंगे डिफरेंट टास्क जिससे हमारा काम और बेटर तरीके से आएगा। ठीक है, so I hope you have understood all the techniques and these techniques are very useful, so just go through with them, एक बार दोबारा से रिवाइज करो और उनको अंडरस्टैंड करो। So share with your fellow friends so that we can spread mission education. So keep watching Mohit Kohli classes.